नमस्कार भाई बहनों। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे उसी में ये 89 का जो अंश है उसी को बढ़ाते हुए, क्योंकि इसके लिए राष्ट्र को सबसे अधिक आवश्यकता है, उसी की चर्चा करेंगे, भारत की व्यवस्था की। देखिए, जिस राष्ट्र के नागरिक जितने अधिक जागरूक होंगे, सशक्त होंगे, वह राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा और जागरूक होगा, क्योंकि राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश या उस राष्ट्र के नागरिक होते हैं। जिस देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे वह देश ना तो विकसित हो सकता है और ना ही शक्तिशाली बन सकता है। राष्ट्र भावना उस देश के नागरिकों में अधिक से अधिक होनी चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं आज के इजराइल का, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में भी नहीं है, लेकिन वह देश सशक्त है, जागरूक है और दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। उसका केवल एक ही कारण है, उस देश के नागरिक बुद्धिजीवी भी हैं, सशक्त भी हैं, कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह 4 देशों से लड़ाई लड़ लेता है और कहीं भी झुकता नहीं है। यहूदियों का देश है और आज पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और सशक्त कोई जाति अगर है तो वो यहूदी है। यही जाति, इस प्रकार की जाति भारत के अंदर आर्य हुआ करती थी, जिसका इतिहास भारत में मिलता है। तो आज जो मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों में जन चेतना, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद होना वो कम है, इसे बढ़ाने की अति आवश्यकता है। हमारे देश के लोगों में जातिवाद बहुत अधिक है और जातिवाद ही हमारे देश को कमज़ोर करे हुए है। जितना जातिवाद हमारे देश में है, अगर ये कांस राष्ट्रवाद होता तो फिर हमारा भारत बहुत आगे होता। हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं इजराइल में मात्र 90 लाख या 92 लाख जनसंख्या है। 150 गुना ज़्यादा लोग हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन जो ताकत इंडिया की होनी चाहिए वो ताकत इजराइल की अपेक्षा हम लोग पीछे हैं। इसको सीखने की और इसको विकसित करने की, इसको बढ़ाने की अति आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद का यदि विकास हो जाए तो ये संभव है। राष्ट्रवाद का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को एक नागरिक की दृष्टिकोण से अपना चिंतन विकसित करे। जब तक वह राजनीति या अपने देश के दृष्टिकोण को देखने के लिए अपना मानसिक संतुलन, एक राष्ट्रवादी संतुलन नहीं बनाएगा, राष्ट्रवादी सोच अपने अंदर विकसित नहीं करेगा, तब तक हम विकसित भारत की ओर नहीं मूव कर सकते, क्योंकि हम तो जातियों में ही अटके हुए। जातियों की व्यवस्था 500 हजारों साल पहले थी। लोग जातियों के आधार पर ही अपना कार्य करते थे, अपनी जीवन शैली जीते थे।
जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हम पर जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। लोग सामाजिक रिश्ते, शादी, आजकल तो इंटरकास्ट भी बहुत कर रहे हैं, वो चलन चल रहा है, क्योंकि कर्म ही जाति होती है। अगर हमारे देश में ये व्यवस्था हो जाए और लोग एक दृष्टिकोण की भांति, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भांति कार्य करें और सोचें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश को विकसित होने में बहुत कम समय लगेगा। चूँकि हम जातियों में हैं, इसकी वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार भी एक जातिवाद का एक कारक है। हमारे देश की जो अभी लेटेस्ट जो इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार अब हमारे देश का जो स्थान है वो 93 आया है। 180 देशों की सूची में हम 93वें स्थान पर हैं। पहले ये स्थान 96 था। तो मैं समझता हूँ कि हमने भ्रष्टाचार में थोड़ी सी सुधार की ओर पहल की है। यदि सूचकांक देखा जाए तो हम 100 में 38वें नंबर पर हैं। तो हमारे यहाँ जो सूचकांक है भ्रष्टाचार में, वो 38वें नंबर पर भारत आता है। पाकिस्तान तो हमसे बहुत नीचे है। अगर मैं नीचे के देशों को गिनाऊं तो जो अफ्रीका के देश हैं, सोमालिया और सूडान जैसे देश, आपका सीरिया, ये ऐसे भ्रष्टाचारी देश हैं जिनका स्थान बहुत ऊपर है। इन्हें सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों की गिनती में हम कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर जो फिनलैंड है, स्वीडन है, ये देश ऐसे हैं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। डेनमार्क है, तो जहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं, यानी कि वो भ्रष्टाचार मुक्त देश हम उन्हें कह सकते हैं। सिंगापुर है। तो ये मैंने आपको भ्रष्टाचार वाले देश बताए, जबकि ये सभी देश विकसित देश हैं। और विकसित होने का उनका एक ही कारण है, क्योंकि वहाँ की सोच राष्ट्रवादी सोच है। वो राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ जातिवाद से अभी आज़ादी मिली नहीं है, लोग जातिवाद में अटके हुए हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण कारक जातिवाद, भ्रष्टाचार का है। क्योंकि हमारे देश में जो सिस्टम है वो उल्टा है। उल्टा कैसे है कि यहाँ वोटर जो देश का भविष्य तय करता है वो जातिवाद के अनुसार वोट डालता है, और जब वो सरकारी सिस्टम बन जाता है तो वो एक संविधान के अनुसार अपने सिस्टम को फॉलो करती है। दोनों सिस्टम होने में अंतर है, इसीलिए यहाँ भ्रष्टाचार पनपता है। और यहाँ की जो लीडरशिप है वो ऐसी लीडरशिप है कि वो जातिगत अपने बयानबाजी करती है, जातिगत मुद्दों को उठाती है। जबकि जातिगत मुद्दे उठने से कुछ लीडरशिप तो चल जाएगी, उनका शासन सत्ता चल जाएगी, लेकिन देश का जो एक विकास, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो अवरुद्ध होता है। और इससे जो सबसे अधिक हानि होती है उस व्यक्ति की होती है जो वास्तव में राष्ट्रवादी होता है, संविधान का पालन करने वाला होता है और संविधान के दायरे में काम करने वाला होता है। वो पिसता है। ये इसकी कमी है। तो यदि हम राष्ट्रवादी सोच अपनी रखें, राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करें, राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर लोगों में जागरूकता फैलाएं,
तो फिर हमारे देश में भ्रष्टाचार में कमी आएगी, हमारे देश का विकास होगा और विकास भी एक सिस्टमेटिक होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अपना कार्य करते हैं, जनता में विश्वास दिलाते हैं, उसी परिधि में ये कार्य होगा। और जो लोग जातिगत राजनीति करते हैं वो हमेशा विरोध में ही रहेंगे। और आप देख भी सकते हो, तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे देश को अवरोध करे हुए हैं। अब मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो लीडरशिप तैयार होती है या लीडरशिप शासन करती है, लीडरशिप पार्टी बनाकर चुनाव लड़ती है, वो जातिगत वोट बैंक साधे हुए हैं। जबकि ये राष्ट्रवादी विचारधारा से होना चाहिए था और राष्ट्रवादी वोट बैंक बनना चाहिए था, राष्ट्रवादी मुद्दे उठने चाहिए थे और उनका विकास राष्ट्रवादी चिंतन के साथ प्रेरित होना चाहिए था। इससे हमारा एकीकरण विश्वास के साथ विकास होता और देश में जातिवाद विकास ना होकर राष्ट्रवादी विकास होता, तो हमारे देश से बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती, जो अभी नहीं है। एक क्लास 1 सर्विसमैन व्यक्ति हो चाहे एक फेरी वाला हो, दोनों ही उस देश के नागरिक होते हैं, राष्ट्र के नागरिक होते हैं। दोनों का चिंतन राष्ट्र के लिए होना चाहिए। एक फेरी वाले का भी विकास इतना होना चाहिए कि उसके पास फलों की एजेंसी होनी चाहिए, जबकि एक सर्विसमैन या क्लास 1 व्यक्ति का मानसिक स्तर इस तरह से विकसित होना चाहिए कि वो भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करे। हमारे यहाँ पर जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जो केले बेचने वाला व्यक्ति है, फेरी वाला व्यक्ति है, वो ये कहता है कि मुझे तो केले ही बेचने हैं, मुझे देश से क्या लेना देना। जबकि एक IAS ऑफिसर जो देश के संचालन की एक रीढ़ है, यदि वो भी करप्ट होगा और वो भी वहाँ घूस लेगा, तो मैं समझता हूँ कि केले के चिंतन में और उसके चिंतन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो जानबूझकर घूस ले रहा है। वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन केले वाले को जानकारी ना होने के कारण वो ऐसा कह रहा है। ये दोनों ही गुण हमारे देश में देखने को मिल सकते हैं। बहुत अधिकारी ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगकर उन पर केस चल रहे हैं, उन्हें सजाएं भी हुई हैं। और हमारे यहाँ एक आम नागरिक जिसे वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन उसका राष्ट्रीय चिंतन ना होने के कारण वो वोट डालता है और दूसरे लोग उसके वोट के आधार पर आनंद में होकर अपना भविष्य तय करते हैं। उनके लिए राष्ट्र कोई जरूरी नहीं है। ये अगर देखने को मिलता है तो वो भारत में ही देखने को मिलता है। इसीलिए अपने देश में जागरूक होने की बहुत अधिक आवश्यकता है और जातिवाद समाप्त होने की आवश्यकता है। जातिवाद ग्रस्त होने के कारण ही ये अवगुण हमें देखने को मिलते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, मैं इस उदाहरण को इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मान लो आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ 100 लोगों की आबादी है और उसमें 90 लोग शराब पीने वाले हैं और 10 लोग शाकाहारी हैं, तो उन शाकाहारी की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। वहाँ पर जो भी निर्णय होगा उन शराबियों के आधार पर ही होगा। परिणाम स्वरूप उन 10 लोगों को वहाँ से पलायन करना होगा। यही इस देश की वास्तविकता है
कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ अधिकता ऐसे वोटरों की है जो जातिवाद पर ग्रस्त होकर वोट डालते हैं, जिनसे दूसरे लोगों का भविष्य बनता है और हमारे राष्ट्र के अधिक से अधिक लोगों का जो भविष्य बनना चाहिए वो अवरुद्ध होता है। इसका मूल कारण केवल जातिवाद है। हमारे यहाँ जातिवाद इसलिए ज़्यादा पनपता है क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो जातिगत राजनीति करते हैं, और जातिगत राजनीति होने के कारण उन्हें एक पनाह मिलती है। लोग सोचते हैं कि इस काम को नेता लोग करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो स्वयं वोट डालकर उन्हें नेता बनाते हैं। यदि आप वोट नहीं देंगे तो नेता आपके वोट के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि वोट ही ताकत है उसके नेता बनने के पीछे। लेकिन आम आदमी यहाँ जागरूक ना होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। इसलिए अपने देश में जागरण की अति आवश्यकता है, और इस बात की आवश्यकता है कि वे अपने आप को एक नागरिक की हैसियत से अपने आप के सोच को परिवर्तन कर राष्ट्रवादी विचारधारा अपने अंदर विकसित कर वोट डालें। कोई भी जाति विशेष को वरीयता ना दें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी नज़रों में ठीक नहीं है तो फिर आप उसे वोट ना दें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके मुद्दों को नहीं उठाता तो आप वोट ना दें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कार्य नहीं करता तो आप वोट ना दें। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार राष्ट्रवादी विचारधारा का नहीं है तो आप वोट ना दें। ये जो गुण हैं ये अपने आप में ही विकसित करने होंगे, और जब तक हम जातिगत वोट देते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि हमारी जाति का कौन आया चुनाव लड़ने, तब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, शासन सत्ता सही न चलना, ये सब बीमारी चलती रहेंगी। आयोग डिस्टर्ब रहेंगे, हमारे जो सुधार होने चाहिए वो नहीं होंगे, हमारे लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं बढ़ेंगी। ये सब आधार जातिवाद है। हम एक देश के नागरिक हैं। आप सोचिए कितनी विडंबना है इस देश में कि जो भी व्यक्ति शपथ लेता है वो एक नागरिक की हैसियत से शपथ लेता है, लेकिन जब वोटर वोट डालता है तो वो एक नागरिक की हैसियत से वोट ना डालकर वो एक जातिवाद में ग्रस्त होकर कोई पंडित जी बनकर, कोई चौधरी साहब बनकर, कोई एससी बनकर, कोई पिछड़ा बनकर वोट डालता है, जबकि उसे यहाँ वोट एक नागरिक के दृष्टिकोण से वोट डालनी चाहिए। मैं एक राष्ट्र का नागरिक हूँ, इस सोच से उसे वोट डालनी चाहिए। यदि वह इस सोच को डेवलप करेगा तभी हमारे देश का व्यक्ति जागरूक होगा, और जब हमारे राष्ट्र का व्यक्ति नागरिक जागरूक होगा तो हमारा देश जागरूक होगा, राष्ट्र जागरूक होगा, और जब राष्ट्र जागरूक होगा तो फिर हमारे देश की गति एक विकसित भारत की ओर होगी, और तब भारत एक विकसित भारत बनेगा, और तब विकसित भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ये रास्ता इस तरह से है। और यदि हम इस जातिवाद में भी अटकते रहेंगे तो निरंतरता हमारी राष्ट्र की गति स्थिर रहेगी, और गति गतिमान नहीं होगी, जिससे कि कुछ गिने चुने नेताओं का भला होगा। वो हमारे गीत गाते रहेंगे, भला अपना करते रहेंगे, और हमारी समस्याएं बनी रहेंगी, और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को जागरूक करके इस जातिवाद से मुक्ति पानी है, और इस जातिवाद को उखाड़ फेंकना है। जातिवाद कुछ नहीं है, जाति कुछ नहीं होती, आपकी कर्म ही जाति है। आप लोग
जिस कार्य को करोगे, आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जिस कार्य को कर लेंगी वही आपकी जाति बन जाएगी। दूध का काम करोगे तो दूधिया कहलाओगे, दूधिया जाति बन जाएगी। 2-3 पीढ़ी अगर आपके घर में डॉक्टरों की हैं तो आपकी डॉक्टर जाति बन जाएगी। 2-3 पीढ़ी अगर आपके घर में वकीलों की है तो वकील आपकी जाति बन जाएगी। 2-3 पीढ़ी अगर आपके घर में ड्राइवरों की हैं तो फिर आपकी ड्राइवर जाति बन जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि कर्म ही जाति होती है। ये बात 150 करोड़ लोगों को समझनी होगी, और जब 150 करोड़ लोग इस बात को समझ लेंगे तो फिर हमारे देश में एक जन जागरण की क्रांति उठेगी। और जब ये क्रांति उठेगी तो हम भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे, जातिवाद को उखाड़ फेंकेंगे, जातिवाद से मुक्ति पा लेंगे। भारत पुनः जातिवाद से आज़ाद हो जाएगा और भारत एक विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनकर तब हम विश्व गुरु बनेंगे। तो मैं कहता हूँ, भारतीयों, पुनः जागृत हो जाओ। जागरण की अति आवश्यकता है। इस वीडियो को जो भी कोई सुने, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। और जब ये आंदोलन खड़ा होगा तभी लोगों में जागृति आएगी, और जब लोग जागृति आकर जगेंगे तब भारत जगेगा। और जब भारत जगेगा तो फिर भारत में एक नई क्रांति के साथ एक नए युग का अध्याय शुरू होगा। जब हमारा नया अध्याय शुरू हो जाएगा तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ जाएंगे और विश्व गुरु कहलाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत। आज हमारे पूर्व हमारे जो सरसंघ चालक रहे गुरु जी, उनके लिए ये मैंने विशेष रूप से ये वीडियो प्रेषित की है। अधिक से अधिक आरएसएस के लोगों से, स्वयंसेवकों से मैं आग्रह करता हूँ कि वे इस वीडियो को सुनें और आगे प्रेषित करें। उनके लिए श्रद्धांजलि आज उनके एक विशेष दिन पर। तो मैं पुनः आग्रह करते हुए कि अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को जागृत करें, जातिवाद से नाता तोड़ें और राष्ट्रवाद से नाता जोड़ें, और एक इंसान के रूप में कार्य करें। भारतीय संस्कृति के अनुसार कर्मवादी बने। कर्मवाद सबसे बड़ा हमारा एक आधार है हिंदू संस्कृति का, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम जितने श्रेष्ठ कार्य करेंगे हम पुनः एक अवतार माने जाएंगे, और यदि वो कार्य इतना बड़ा हुआ तो हमें ही लोग भगवान भी कहेंगे। यही हमारी हिंदू संस्कृति की विशेषता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को पुनः याद दिलाने के उद्देश्य से कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।